नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे आईएएस अधिकारी से कराना चाह रहे हैं जो चाहते तो थे पॉलिटिकल साइंस लेकर आगे बढ़ना, लेकिन बायोलॉजी में भी मन लगा। अच्छा कॉलेज लेने के चलते अच्छे कॉलेज में चले गए, लेकिन उसके बाद भी मन नहीं माना। मन था कहीं ना कहीं आम लोगों की सेवा करना, मन था कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए उतने बड़े पैमाने पर सामने आना जो कि किसी भी लैब में बैठकर तो कम से कम वो चीज़ें पूरी हो नहीं सकती थी। तो उसके बाद यूपीएससी की तैयारी की और 2020 में यूपीएससी उन्होंने फाइट किया। 2021 बैच के आईएएस अधिकारी बने, 56वीं रैंक ऑल इंडिया में लेकर आए। बेसिकली कोलकाता के रहने वाले। बहुत स्वागत करता हूं मैं 2021 बैच के आईएएस अधिकारी जयंत नाहटा साहब का। बहुत बहुत स्वागत है सर। कोलकाता में जन्म हुआ था। बहुत मुश्किल होता है परिवार में पिता का बच्चों की पढ़ाई के लिए स्टेट ही चेंज कर देना। जमा जमाया कारोबार सब कुछ था, लेकिन फिर भी पिता ने कहा कि नहीं, बच्चों को आगे बढ़ाना है तो देश की राजधानी में मूव करना ही पड़ेगा। किस तरह से रहा सर ये पूरा सफ़र? तो हम कलकत्ता में पापा मम्मी और ग्रैंड पेरेंट्स थे वहाँ पे, बट उन्होंने यही सोचा कि दिल्ली में हमारा एजुकेशन सही रहेगा और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने सोचा दिल्ली में मूव करते हैं। उसके बाद से हमारी दिल्ली में जितना भी मेरी अपब्रिंगिंग हुई वो वहीं पे हुई। कोलकाता से फिर दिल्ली आ गए सर। 1995 में जन्म हुआ आपका। 1997 से ही फिर दिल्ली के ही होकर रह गए जैन जी? हाँ, दिल्ली के, अब छत्तीसगढ़ के, कलकत्ता के भी हैं, पूरे देश के हैं। स्कूलिंग कहाँ से हुई सर? मेरी स्कूलिंग जीडी सलवान पब्लिक स्कूल से हुई। तो मैंने नर्सरी से लेकर तो अपनी 12th क्लास तक अपना जीडी सलवान पब्लिक स्कूल जो ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में है वहाँ से कंप्लीट करी। पीसीएम सब्जेक्ट रहा सर 11th में, और हम लोगों को या हर कोई ये मानता है अगर हम पीसीएम लिए तो जीवन में आगे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में ही जाना बेसिकली सोचता है कोई भी इंसान। ऐसा कुछ था आपके साथ भी? हाँ, एक बार 10th क्लास में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तब पेरेंट्स सोचते हैं 11th-12th में आगे कहाँ ले जाएंगे, फिर वो कॉलेज और करियर माइंडसेट से हर चीज़ डिसीजन लेने लगते हैं। तो 10th क्लास के बाद मैं अच्छा तो था पढ़ाई में, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कॉमर्स लेके लाइफ सिंपल हो सकती है। बट आखिरी मोमेंट पे बहुत अच्छे कंसल्ट मेरे को करने वाले मेरे फैमिली में लोग भी थे। उन्होंने बोला नहीं, साइंस स्ट्रीम परस्यू करो और पीसीएम लो और अपना करियर वहाँ पे तुम्हारे ऑप्शंस अच्छे रहेंगे और तुम्हारी कैपेबिलिटी भी है तो तुम लो। फिर पीसीएम लेने के बाद तो आप जानते ही हैं 11th-12th में जो पीसीएम लेता है उसका अल्टीमेट एम यही रहता है कि आईआईटी क्रैक करें, किसी तरह जेईई का एग्ज़ाम क्रैक करें और किसी अच्छे कॉलेज में जाएं और अपना करियर सेट करें। जो मैं सफ़र आपके बारे में जितना मैंने जाना है सर, ये सेकेंड ईयर में इटली जाना था, आप गए नहीं। फिर थर्ड ईयर में ईएनएस यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर बनकर आप गए सर। ये वहाँ पर भी, वहाँ तक पहुँचने के बाद भी ये नहीं लगा कि यार इसी में करियर आगे बढ़ाना है कि नहीं, मुझे वापस मूव करना है, मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है? कॉलेज में जब तक मैं सेकेंड ईयर में था तब तक मुझे आईएएस, ये जो 3 लेटर्स हैं, इसका फुल फॉर्म भी नहीं पता था, क्योंकि दिल्ली में जो जैसा इकोसिस्टम रहता है और काफ़ी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं वगैरह वगैरह, और पेरेंट्स का वगैरह कोई फैमिली में कोई किसी का सिविल सर्विस में किसी कोई नहीं है, तो इतना था नहीं मुझे इसका पता सिविल सर्विसेज का। बट जब सेकेंड ईयर में जब इसके बारे में पता चला तो ये 2-3 ऑप्शंस खुले मेरे सामने। और जब मैं रिसर्च इंटर्नशिप करने गया पेरिस में, तब मैं अपना जो आईआईटी का मेरा कोर सब्जेक्ट था बायोटेक्नोलॉजी, वो मैंने सोचा कि इसको अगर मैं परस्यू करूं, अगर मैं फॉरेन में लेटर मैं पीएचडी लेता हूं तो कैसा रहेगा। वो बहुत अच्छी इंटर्नशिप थी, मुझे फॉरेन घूमने का मौका मिला, इंटर्नशिप करने का मौका मिला। बट एक चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आई एम नॉट दैट पर्सन जो लैब में बैठ के अगले 30-35 साल वहाँ पे रह सकता है और वहाँ पे फोकस कर सकता है। आई थॉट कि माई इंटरेस्ट ले समवेयर एल्स। सर, ये 2015 का जो इन एक्टेस जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बड़ा रोल प्ले किया उस समय जब आप थे, मैंने सुना। तो कॉलेज में हमारे ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी इनएक्टिस, जो एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आईआईटी दिल्ली में एक चैप्टर था। तो ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, जैसे समाज में जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उसको हम जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रुप बना के उसको आइडेंटिफाई करते हैं सर्वे करके, और फिर उसका एक इनोवेटिव सोल्यूशन निकाल के उसको एक बिजनेस मॉडल के तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इनएक्टिस में मेरा एक प्रोजेक्ट आंच था, जिससे हम जो हमारे गाँव में चूल्हे में महिलाएं खाना बनाती हैं और उनको सांस की प्रॉब्लम रहती है और वो चूल्हे के लिए वो लकड़ी कलेक्ट करने जाती हैं, इस प्रॉब्लम को हमने सोचा कि इसको किसी ना किसी तरीके से हम टैकल करते हैं, इसको कम करते हैं। तो हमने इस पर काफ़ी 1-1.5 साल काम किया और इसी प्रोजेक्ट की वजह से मुझे रूरल इंडिया में पहला ब्रश हुआ मेरा
कि गांव में कैसी लाइफ है, गांव में कितने चैलेंजेस हैं। हमारी इंडिया एक प्राइमरी रूरल सोसाइटी है, तो उसका मुझे अनुभव हुआ। और मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसी चीज़ को, ये जो हम सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम बड़े स्केल पर टैकल करें। तब मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ कि हाँ, आईएएस एक करियर है जहाँ पे हम स्केल पे समाज की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जो सस्टेनेबल भी रहता है। सर, बात मैं करूंगा 2016-2017 की, जब कॉलेज के अंतिम दौर में आप थे, एमटेक उस समय हो रहा था, जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। कहा जाता है जब जनरल सेक्रेटरी हम होते हैं तो हमारी खुद की जवाबदारी से ज़्यादा कॉलेज के हर स्टूडेंट की जवाबदारी हमारे सर पे रहती है। नेतागिरी तो मैं नहीं कहूँगा सर, क्योंकि वो फील्ड बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी एक लोगों को अपने साथ लेकर चलना और लोगों के लिए जीना, ये उस कहीं ना कहीं दायित्व में समझ में आता है। उस दायित्व का भी एक बड़ा रोल रहा यूपीएससी में। इनफैक्ट यही पीरियड था जब मैं 1 साल के लिए जनरल सेक्रेटरी था स्टूडेंट काउंसिल आईआईटी दिल्ली का। तब उस पीरियड में मुझे वो फर्स्ट टच, जो फर्स्ट हम कहते हैं ट्रस्ट विद एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस, वो मुझे एक्चुअली फील हुआ कि कैसे हम डिसीजंस जब लेते हैं कॉलेज के लिए, जब हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं और वो मास स्केल पे स्टूडेंट्स या वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं उनको इम्पैक्ट करता है, तो वो जो फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन रहती है डे टू डे जब आप उस चीज़ पे कोई काम कर रहे होते हो, तो उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट था मेरे करियर चूज़ करने पे। और वो एक कैटलिस्ट था और उसने डिफाइन किया कि हाँ, अब मेरा पाथ आईएएस रहेगा। सर, माता पिता का क्या उस समय कहना था? 5 साल 6 साल हमने पढ़ाई में दे दी, एमटेक हमने कर लिया, बायोटेक्नोलॉजी में हम चाहते तो बहुत अच्छी जगह हमको जॉब मिल सकती थी, हो सकता है फॉरेन में भी कहीं अच्छी जॉब मिल जाती। उसके बाद अचानक ये कहना कि नहीं, अब ये करियर छोड़ के मैं अब यूपीएससी की तैयारी करूंगा। परिवार को भी उस समय कुछ ऐसा लगा कि नहीं यार, ये तो कुछ और हो गया, कुछ और सोचा था? पेरेंट्स फ्रैंकली मेरे हमेशा, बहुत ही मैं फॉर्चुनेट हूँ कि हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। मेरे डैड, मेरी मॉम, मेरी सिस्टर हमेशा से सपोर्ट करते हैं। जो भी मैं डिसीजन लेता हूँ, दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी एंड बिलीव्ड इन मी। तो वो उनका भी वही था। बट हाँ, एक बार जब मैंने प्लेसमेंट, जब 5th ईयर में जब प्लेसमेंट का टाइम आता है और मैंने उनसे पूछा था अपने पापा से कि मैं नोमूरा में, मेरे को प्लेसमेंट ऑफर मिला है और ये अच्छी बड़ी कंपनी है, जापान की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म है, और मेरे को यहाँ छोड़ना पड़ेगा अगर मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ और अच्छे से परस्यू करना चाहता हूँ। तो एक बार तो उन्होंने कहा था कि 1-2 साल तुम यार जॉब कर लो, इसमें कोई गारंटी नहीं है, सिविल सर्विसेज में इतने लाखों बच्चे बैठते हैं। और बट जब मैंने उनको थोड़ा बैठ के समझाया तो उनसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे किसी ने नहीं किया पूरे एग्ज़ाम के प्रोसेस में। उसके बाद कहते हैं सर कि जब हम किसी भी करियर में कुछ अलग करना चाहते हैं, मतलब एक मोड़ समझ लीजिए, तो क्या उसके लिए माना जाए, जैसे कि आप कहते हैं कि बड़ी बहन का बहुत हाथ रहा है हर समय, मोटिवेट उसी ने किया यूपीएससी के लिए, या कोई और ऐसा शख्स था जिसके कहने पर सब कुछ बदल गया अचानक? मेरी बहन स्कूल से हमेशा एक इंस्पिरेशन रहती थी, रोल मॉडल रहती थी। इनफैक्ट मैं जेलस रहता था कि यार वो फर्स्ट आ रही है, उसका ही हमेशा नाम होता था 10th क्लास तक। तो मुझे रहता था कि मैं कैचअप करता हूँ और मैं भी अच्छे एकेडमिक्स में रहता हूँ और अलग अलग फील्ड में जाता हूँ। और वो हमेशा सपोर्ट भी करती थी और मुझे चैलेंजेस देती रहती थी कि 8th क्लास में आओ और इस सब्जेक्ट को पार करके दिखाना है, या 10th में बोर्ड में अच्छे रिजल्ट ला के दिखाओ, मेरे से बेटर परसेंटेज ला के दिखाओ। तो हमेशा से उनका रोल था। जेई के एग्ज़ाम में भी उन्होंने काफ़ी मुझे गाइड किया कि हाँ, एक आईआईटी जेई आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। यूपीएससी में फ्रैंकली मेरा जो गाइडेंस मिला मुझे, वो कॉलेज के सीनियर्स से ज़्यादा मिला, जो ऑलरेडी क्रैक कर लिए थे एग्ज़ाम जिन्होंने। वो जब लौट के वापस आते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं, तब मुझे एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि हाँ, दिस इज़ वन फील्ड एंड ये पॉसिबल भी है, क्योंकि मेरे ही सीनियर्स क्वालिफाई करके गए। तो ऐसे ही लोग थे मेरी लाइफ में, बहुत फॉर्चुनेट रहा। सर, बायोटेक्नोलॉजी में लंबा करियर बिता चुके थे, फिर अचानक 2018 में पहला अटेम्प्ट आपने दिया, शायद उस समय लास्ट ईयर था एमटेक का। सब्जेक्ट फिर से चेंज, पॉलिटिकल साइंस बहुत नया लगता है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में हम लगातार पढ़ाई किए, मेरे ख्याल से पहला अटेम्प्ट आपने बायोटेक्नोलॉजी में ही दिया था, बायो का ही दिया था। मेरा पहला अटेम्प्ट केमिस्ट्री में था। बायोलॉजी एक्चुअली, या बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, कोई फील्ड यूपीएससी के लिस्ट ऑफ ऑप्शनल्स में नहीं है। तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा, जो जेई की प्रिपरेशन में किया था, कि वो सिंपली हो जाएगा। मैंने केमिस्ट्री लेने की कोशिश करी, बट 1 महीने में मेरा मोह भंग हो गया कि केमिस्ट्री मेरे से नहीं हो पाएगी। और मेरा जो हमेशा से लॉन्ग टाइम हॉबी या इंटरेस्ट रहा है पॉलिटिकल साइंस में, मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मैं, ये टाइम है जिसमें मैं इसको परस्यू कर सकता हूँ और इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकता हूँ वो सब्जेक्ट। 2018 में आपने पहला अटेम्प्ट दिया सर, प्री निकला, मेंस नहीं निकला। 2019 में प्री निकला, मेंस भी निकल गया, लेकिन आपको ये यकीन था कि इंटरव्यू का कॉल नहीं आएगा।
तो उस समय ऐसा लगा यार अब छोड़ो, बहुत हो गया यूपीएससी, वापस फिर किसी फील्ड पर चलते हैं, बहुत हो गया तैयारी, अब हमसे नहीं हो पाएगा, इस तरह की कोई भावना आपके मन में? बिल्कुल। ये यूपीएससी का प्रोसेस इतना ब्लैक बॉक्स है और इतना अननोन है सारे स्टूडेंट्स के लिए। और मैं जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तब तो बहुत मन लगा के पढ़ाई करी, सेकंड अटेम्प्ट में भी बहुत मन लगा के पढ़ाई करी, बट जब फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट नहीं आता तो थोड़ी आपको सेल्फ डाउट आने लगता है कि क्या ये फील्ड मेरे लिए है या क्या ये एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। तो जब मेंस का एग्ज़ाम मैंने 2019 में दिया अक्टूबर में, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये टाइम में क्या फिर से आगे इसको परस्यू करना चाहता हूँ, या अभी जो टाइम है इंटरव्यू कॉल नहीं आया है और शायद ना भी आए तो मैं इसको कुछ प्रोडक्टिव यूज़ करूँ इसका। तो मैं स्टार्टअप करने बॉम्बे चले गया था, एक मेरे सीनियर ही हैं उनकी कंपनी में मैंने स्टार्टअप रोल ज्वाइन किया अपना वहाँ पे बॉम्बे में। मैंने जब 3 महीने इसका काम किया तो फॉर्चुनेटली मुझे इंटरव्यू कॉल दिल्ली यूपीएससी कमीशन से वापस आया और मैं दिल्ली वापस चला आया। मुंबई अब चले गए थे सर, ऐसा लग रहा था कि अब करियर स्टार्टअप में ही बनाना है, अचानक से वो फ़ोन कॉल, क्या मन में था जब अचानक वो फ़ोन कॉल आया? उम्मीद थी उस फ़ोन कॉल की कि वो बजेगा उस दिन? कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि आना चाहिए। मैंने पढ़ाई में मेहनत करी है, 2 साल से मैं इसको अटेम्प्ट दे रहा हूँ इसका, बट जब वो रिज़ल्ट आया तो चाहे जितनी उम्मीद हो या नहीं हो, आप खुशी आपके मन में एकदम होती है कि फ़र्स्ट टाइम आपको इंटरव्यू कॉल आया है और आपने क्रैक किया है एग्ज़ाम, और काफ़ी बच्चों को आपने लिमिटेड जो बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं उसकी लिस्ट में आप आए हैं, तो बहुत खुशी हुई थी। जब आप 2019 में आप पास आउट किए सर, उस समय भी 256 या 298 कुछ के आसपास आपका रैंक आया था, लेकिन उस समय भी आपको लगा कि यार और भी आगे कुछ करना है? उस समय ऐसा नहीं लगा चलो यार सेलेक्ट तो हो गए, शुरू करते हैं, लेकिन आपने बोला कि आपने लीव लेकर फिर बेटरमेंट के लिए फिर से प्रिपरेशन की आपने? यूपीएससी में जब भी लोग आते हैं उनका एक ही एम रहता है, आईएएस लो, फॉरेन सर्विस या पुलिस सर्विस, उनके मन में बस यही रहता है। इनफैक्ट आईएएस ही सब सोच के आते हैं, सिविल सर्विस मतलब आईएएस। तो जितने भी मेरे कॉलेज में एक्सपीरियंसेस थे, जब मैंने दूसरे करियर्स को जब साइड किया कि नहीं मैं रिसर्च नहीं करूंगा या जब मैं कंसल्टिंग की जॉब नहीं करूंगा, तो दिमाग में यही था कि आईएएस बनूंगा और यहीं पे स्केल पे अच्छे से इम्पैक्ट आ सकता है। तो जब सिविल अकाउंट सर्विस मिला उसके बारे में मुझे पता चला, तो वो भी अच्छी फील्ड है, वो भी एक नेशनल सर्विस है। आप सिविल अकाउंट सर्विस में जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप सर्व करते हैं, उनके अकाउंट्स करते हैं, बट मन में हमेशा वो जो फर्स्ट आपका इंटरेस्ट रहता है या जो फर्स्ट रीज़न रहता है आपका सिविल सर्विस का, वो हमेशा से दिल में था और था कि नहीं आईएएस जब तक नहीं निकालूंगा तब तक फिर मैं ये एग्ज़ाम नहीं छोड़ूंगा। फाइनल जब उस समय इंटरव्यू कॉल आ गया तो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, जब ये हो सकता है तो अगली बार इससे बेटर भी हो सकता है? बिल्कुल, एक बार जब आप कर लेते हो सक्सेस को टेस्ट, और जब आपने एक बार रैंक निकाली है सिविल सर्विसेज में, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट होता है। बट एग्ज़ाम फिर भी थोड़ा डाइसी रहता है, एग्ज़ाम प्रीलिम्स मेंस थोड़ा डाइसी तो रहता ही है। तो हम इक्वली मेहनत और उससे ज़्यादा मेहनत हमने करी और इंटरव्यू कॉल फिर से आया और 3rd अटेम्प्ट में हमारा फॉर्चुनेटली मेरा क्लियर। 56वां रैंक बहुत अच्छा रैंक माना जाता है सर ऑल इंडिया। पॉलिटिकल साइंस वो जो बहुत पीछे छूट गया था सर, कहते हैं कि जब इंसान पढ़ाई करता है तो कोई भी सब्जेक्ट वो पढ़ ले, लेकिन उस सब्जेक्ट का कहीं ना कहीं उपयोग उसको आने वाले जीवन में कहीं ना कहीं ज़रूर दिखता है। वो पॉलिटिकल साइंस जो उस समय पढ़ा था वो तैयारियों के समय बहुत काम आया सर, और डे टू डे जो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी, एनसीईआरटी बुक पढ़ने की आदत थी, उसकी बहुत फ़ायदा, उस मदद मिला यूपीएससी क्रैक करने में। अगर आपकी डाइवर्स रीडिंग रहती है, आपको इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स और आपको आसपास जो चीज़ें चल रही हैं उसका थ्योरी पढ़ने में इंटरेस्ट रहता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको हर सब्जेक्ट में हेल्प करती है। यूपीएससी में तो हेल्प करती है क्योंकि जनरल स्टडीज़ है, इतना वाइड उसका सिलेबस है, तो उसमें तो हेल्प करा ही। उसके अलावा लाइफ में भी बहुत हेल्प करता है। अभी भी जब हम फील्ड पे रहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस की इतनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी अगर आपको रहती है, आपको पता चलता है कि कैसे सिस्टम्स आपके आसपास वर्क कर रहे हैं, और वहाँ पे इंटरनेशनल अफेयर्स भी आप पढ़ते हो डीपली, तो उसका भी इम्पैक्ट इंडिया में, इंडिया एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, इतना इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे फोकस में है, तो उसका कहीं ना कहीं आपको हमेशा उसका फ़ायदा मिलता रहता है। सर यूपीएससी जो क्रैक करता है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज़्यादा अगर बात करें तो एज़ कम्पेयर टू बिहार, यूपी, दिल्ली, बहुत ज़्यादा लोग क्रैक नहीं कर पाते। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कई लोग प्री के पीछे भागते रहते हैं, फिर ये कहते हैं मेंस में यार सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत थ्योरेटिकल लिखना पड़ता है। थोड़ा सा क्लियर करेंगे सर किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले आपको एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि यूपीएससी क्या डिमांड करता है। वो आपको क्लैरिटी तब होगी जब यूपीएससी का पब्लिक नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, या पढ़ेंगे कि 3 लेवल्स हैं इसके, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों का क्या वेटेज है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो आप मानेंगे वो मेंस का ही है, उसके बाद इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपको मेंस का एग्ज़ाम लिखना है तो आपको एक क्वालिफाइंग
एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स है, जो सबसे टफ माना जाता है बिकॉज वो सबसे कम्पिटिटिव है, तो उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एग्ज़ाम बहुत लोग देते हैं इसलिए वो टफ़ माना जाता है, बट वो टफ़ नहीं है। वो एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पेपर है, उसके लिए आपको वाइड रीडिंग करनी है, लेकिन उसका एक लिमिटेड सिलेबस 10 पॉइंट 11 पॉइंट सिलेबस यूपीएससी ने दिया है। उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो आप उसके बेसिस पे अगर अपनी एक अप्रोच रखेंगे, थोड़ा एक नैरो शार्प फोकस रखेंगे, तो वो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तीनों अटेम्प्ट में मैंने अपना प्रीलिम्स क्लियर किया। थर्ड अटेम्प्ट में भी मेरी 130 मार्क्स आए थे जब उसकी कट ऑफ 98 थी। तो वो एक अप्रोच है उसका क्लियर करने का, अगर आप उसको पकड़ लेंगे, उस जान लेंगे कि एग्जाम का डिमांड क्या है, तो प्रीलिम्स क्लियर होगा। फिर उसके बाद मेंस में आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो देना है वो मेंस में ही है। अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट, अपने जीएस की पढ़ाई, अपना एसए का एग्ज़ाम, जो एसए का पेपर होता है 2 पेपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उन सबका। उन सबके फिक्स सिलेबस हैं, सबका फिक्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के आपके पिछले 10-15 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अवेलेबल हैं। आप उनको प्रैक्टिस करिए, सिलेबस को देखते रहिए, करंट अफेयर्स पे अपडेटेड रहिए, और जैसे जैसे एग्ज़ाम को आप सिंपली अंडरस्टैंड करके उसके सिंपल नोट्स बनाएंगे, एक सिंपल अपना शेड्यूल रखेंगे जिसमें रिविजन है, कॉन्स्टेंट बार बार रेगुलर रिविजन्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, उससे फिर आपने अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करी, उसको इम्प्रूव करा। बस एग्ज़ाम इज़ वेरी सिंपल। आप इसी प्रोसेस को आप फॉलो करिए, ज़्यादा बुक्स के पीछे, ज़्यादा लोगों की गाइडेंस के पीछे मत भागिए। सब्जेक्ट्स का भी बहुत महत्व होता है सर यूपीएससी में, क्या लगता है आपको? क्योंकि चाहते तो आप केमिस्ट्री से कर सकते थे, बायोलॉजी से कर सकते थे, लेकिन आपने अल्टीमेटली पॉलिटिकल साइंस ही चुना। ये सब्जेक्ट क्या ज़्यादा खास होते हैं यूपीएससी? क्योंकि अधिकतर लोगों को मैंने देखा है इस टाइप के सब्जेक्ट ज़्यादा चूज़ कर। ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारे अलग अलग फील्ड से लोग क्लियर करते हैं। लोग एमबीबीएस लेके भी क्लियर करते हैं, और लोग और भी अलग अलग फील्ड लेके क्लियर करते हैं। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में अगर आप अच्छे हैं और आपको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, आपको परस्यू करना है, तो आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स लेके भी लोग काफ़ी क्लियर करते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज़ में है, और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक हॉबी रहा और मेरे को रुचि रही उसमें, तो ये परस्यू करने का मौका मिला, तो कई लोग ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं, लोग इसको लेते हैं क्योंकि इसके रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल हैं, इसकी गाइडेंस ईजिली अवेलेबल है, मार्केट में इसकी बुक्स अवेलेबल हैं, और इसका थोड़ा पैटर्न ठीक रहा है, इसके मार्क्स भी अच्छा आ जाते हैं लोगों के। तो उस सब को आप देखते हुए, और मेनली आपका इंटरेस्ट रहता है उस सब्जेक्ट में, अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। फिर सर बहुत कम ऐसे यूपीएससी जो सेलेक्ट होते हैं उन्होंने कार्डर जो चाहते हैं वो होम कैडर, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि होम कार्डर मिले। आप नहीं चाहते थे होम कार्डर, ऐसा क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि मैं जहाँ पैदा हूँ वहाँ के लोगों की सेवा करूँ। दिल्ली में आपने पूरी स्कूलिंग दिल्ली में की, दिल्ली में आपका परिवार भी है, लेकिन आपने दिल्ली कार्डर नहीं चाहा, इसके पीछे खास कारण? दिल्ली कार्डर जो है वो एगमोट कार्डर के अंदर आता है, जिसमें सारी यूनियन टेरिटरीज और दिल्ली रहता है। तो जब मैं डिसाइड कर रहा था आईएएस के बारे में, और जब मैं स्टेट सेलेक्ट कर रहा था, तो कहीं ना कहीं माइंडसेट ये था कि मुझे स्केल पे लोगों को सर्व करना है, जो अंडर डेवलप्ड पॉपुलेशंस हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, स्केल पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। तो दिल्ली एक डेवलप्ड शहर है और कैपिटल सिटी है इंडिया की, वहाँ पे भी आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं। बट ये जो मोटिवेशन था, मुझे लगा कि ऐसे स्टेट में, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में अगर मैं आके सर्व करूँगा, तो जो प्लेटफॉर्म मिला है मुझे आईएएस से, मैं बहुत अच्छे से वो एक्चुअली जो लोग डिप्राइव्ड हैं, उनकी मूलभूत जो उनकी सुविधाएं हैं, उनकी जो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको मैं एड्रेस कर पाऊंगा और यहाँ पे अच्छे से सर्व कर पाऊंगा और जस्टिस कर पाऊंगा जो जिस पोस्ट पे मैं हूँ। यहाँ के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत सारे लोगों से आप मिलते होंगे, चूँकि अलग अलग जगहों में अभी आपने अपने ट्रेनिंग पीरियड भी गुजारा है, अभी भी ट्रेनिंग पीरियड में ही है। क्या लगता है यहाँ टैलेंट की कमी लगती है आपको छत्तीसगढ़ में, या यहाँ टैलेंट है लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, ऐसा लगता है? छत्तीसगढ़ में मैं अलग अलग जितने भी अभी मैं लास्ट पिछले 5-6 महीने में पोस्टिंग में रहा इधर उधर, मेरे को इससे ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग नहीं मिले। इतने हार्ड वर्किंग येट इतने सिंपल और सुलझे हुए लोग, इतने इनोसेंट लोग नहीं मिले मुझे। और हार्ड वर्क की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। ये हो सकता है कि डिफरेंट स्टेट अलग अलग अपनी ग्रोथ की जर्नी में रहते हैं। छत्तीसगढ़ की एक अलग हिस्ट्री रही है, नया स्टेट है ये, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ अभी एक्सप्लोर हो रही हैं। यहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट की स्कीम्स हैं जिससे लोग आगे आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ कहीं पीछे है टैलेंट के मामले में, बट हाँ, यहाँ पे नए स्टेट की वजह से शायद हम इसमें और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, और वो हो भी रही है। यहाँ का ग्रोथ रेट भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अपकमिंग स्टेट है, जहाँ पे भी आप अलग अलग कार्डर से बात करेंगे, जब भी मैं करता हूँ, तब छत्तीसगढ़ एक ब्राइट स्पॉट की तरह कॉन्वर्जेशन में आता है कि हाँ, यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी क्रिएट हो रही है। ये बीरगांव में आप रहे सर, अभनपुर में आप रहे, और फिलहाल तिल्दा में आप जवाबदारी संभाल रहे हैं।
ये छोटा छोटा गांव जैसा ही है सर। बीर गांव तो पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, बहुत अलग है। भनपुर पूरा लगभग ग्रामीण इलाका है। तिल्दा भी लगभग ग्रामीण इलाका है, थोड़ी बहुत इंडस्ट्री भी वहां पर है। तिल्दा में काफ़ी कुछ समर कैंप और तमाम चीज़ें आप वहां पर चला रहे हैं। ऐसा लगता है सर कि कनेक्ट रहना चाहिए, जो भी सिविल सर्वेंट रहता है उसका आम जनता से कनेक्ट रहने के लिए ये सब चीज़ें कराना ज़रूरी रहता है। कनेक्ट तो बिल्कुल ही, आईएएस एक ऑफिसर हैं, हम फील्ड ऑफिसर की तरह आते हैं और फील्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं हम, तो फील्ड से मास से हमेशा कनेक्ट बना रहना चाहिए। और जो मेरे कलेक्टर सर हैं उनकी भी हमेशा ये गाइडेंस रहती है, यू बिकम अ फील्ड ऑफिसर। तो जब भी मैं बीरगांव में भी था तो मैं सुबह 6 बजे उठ के रोज़ मैं सारे वार्ड 2 वार्ड लेके एक लिस्ट लेके चलता था, खुद ही सुबह ड्राइव करके जाता था। वहाँ पे 2-2 वार्ड वहाँ पे देखता था, साफ़ सफाई कैसी है, नाले में सफाई है कि नहीं है, स्वच्छता कैंपेन्स हमने वहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया, श्रमदान कराया वहाँ के वार्ड जो मेंबर्स थे और सबसे। तो ये सब अगर आप चीज़ें करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि फील्ड पे जो आप ऑफिस में डिसीजंस ले रहे हैं या फाइल साइन कर रहे हैं वो फील्ड में कैसे उतर रही हैं, फील्ड में क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और एक आपको फीडबैक मिलता है नीचे से, और उससे आप अपने प्रोसेसेस को और स्ट्रीमलाइन करते हो और आप और इंश्योर करते हो कि वो ट्रांसपेरेंट रहें और आपकी जो भी आपकी इंटेंशंस हैं वो ग्राउंड पे उतर के हैं। 2019 में मुंबई स्टार्टअप से तो आप पहुंच गए थे सर, वापस भी वहां से आ गए, लेकिन अल्टीमेटली वहां का जुड़ाव नहीं हटा सर। मैडम भी शायद वहीं से हैं सर, कुछ बताएंगे उनके बारे में? वहीं मुलाकात हुई थी, लव मैरिज हुई थी, क्या हुआ था सर? तो जब मैं सेकेंड अटेम्प्ट का अपना मेंस दिया था दिल्ली में, उसके बाद जब मैं बॉम्बे गया था अपना स्टार्टअप करने के लिए, तो मेरी मुलाकात उनसे वहीं पे हुई, स्टार्टअप के दौरान ही हुई। और वो फ्रेंड्स हम चालू किए थे, और फिर वो धीरे धीरे जब कोरोना पीरियड और उसके बाद जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो हमने सोचा कि इस चीज़ को हम आगे लेके जाते हैं, और इसको हमने रिलेशनशिप अपना फरवरी में मेरा मैरिज रिलेशनशिप में कन्वर्ट हुआ। सर जितने भी आईएएस से बात हुई, बहुत लोगों का सपना है नक्सल प्रभावित इलाकों में काम करना, क्योंकि वो अलग छत्तीसगढ़ है। रायपुर में, बिलासपुर, दुर्ग बैठकर आप बस्तर में सुकमा, कोंटा, जगरगुंडा, उस तरफ दंतेवाड़ा, इधर की कल्पना नहीं कर सकते। क्या सपना है जयंत नाहटा जी का भी कि मुझे भी बस्तर जैसे इलाकों में जाकर काम करने का मौका मिले? बिल्कुल। जब मैंने स्टेट सेलेक्ट किया था छत्तीसगढ़, तो रायपुर सोच के नहीं सेलेक्ट किया था। जो भी अच्छे ऑफिसर्स न्यूज़ में आते थे, जो इंस्पिरेशन थे हमारे और मेरे इंस्पिरेशन थे ड्यूरिंग प्रेपरेशन, वो कहीं ना कहीं बस्तर, दांतेवाड़ा और ऐसे ज़िलों में उन्होंने सर्व किया था और इनिशिएटिव्स उनके फेमस हुए थे। तो वही एक दिमाग में, बैकग्राउंड में वही था, और अभी भी यही है कि ऐसे ज़िलों में अगर हम सर्व करेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे और उन लोगों को सर्व कर पाएंगे जो ट्राइबल्स या जो रूरल एग्रीगेरियन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, और उनकी अगर हम प्रॉब्लम्स अगर हम सुलझा पाते हैं तो वो सेटिस्फैक्शन अनपैरेलल्ड रहेगा। सर हर आईएएस का एक सपना होता है कि जहां उस पहला जिला जो भी कलेक्टर बन के जाए, वो कुछ मोटिव्स वो तय करके चलता है, कुछ ध्येय लेकर चलता है कि इसी पर उसके आगे बढ़ना है। कुछ आपने भी तय करके रखें कि जिस जिले का भी कलेक्टर बनूंगा वहां पर कम से कम ये चेंजेस मेरे रहते तो आएंगे? मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे लोग हैं उन्हीं को हम कैसे एम्पावर करें। जो कॉलेज में भी मेरा एक्सपीरियंस रहा वो यही रहा कि अगर मैं एक छोटा पायलट लेता हूँ या कोई एक इनिशिएटिव करता हूँ और वो मेरे जाने के बाद डाई डाउन कर जाता है, उसकी जगह अगर मैं लोगों को ही एम्पावर करूँ, एसएचजी ग्रुप्स के थ्रू हो या स्टार्टअप्स के थ्रू हो या जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रही है, उनको हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो एज गवर्नमेंट सर्वेंट माई रोल इज़ टू बिकम ए फैसिलिटेटर, और लोगों को उनकी अपॉर्चुनिटी से लिंक करना, उनको एम्पावर करना कि वो अपॉर्चुनिटी सीख करें एंड क्रिएट करें अपने लिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, सोशल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। तो वो मेरा एम रहेगा कि मैं एसएचजीज़ को, मैं स्टार्टअप्स को, बिजनेस को कैसे ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, और कैसे अलग अलग जो सोशल पैरामीटर्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ, मैल न्यूट्रिशन, इसको हम कैसे सॉल्व करके लोगों को इनेबल कर सकते हैं कि वो जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको सीख कर पाएं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे जयंत नाहटा साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है, देखिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्री में भी उतना ही ध्यान देना है, मेंस में भी उतना ध्यान देना है और इंटरव्यू में उतना ध्यान देना है, क्योंकि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। किसी एक को आपको लग रहा है ज़्यादा ध्यान देंगे तो दूसरी चीज़ आपसे छूट जाएगी, दूसरी चीज़ के पीछे केवल आप भागेंगे तो तीसरी चीज़ छूट जाएगी। तो सब में सामंजस्य बनाना बहुत ज़रूरी है, और बहुत साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ में बस्तर में जाना चाहता हूं, बस्तर के लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। बहुत शुभकामनाएं हम भी देते हैं। अगली बार फिर किसी आईएएस अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।